टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीजेस फ्रॉम 3.3% टू 5.4% इन लास्ट 4 years। तो क्या नेचुरल फार्मिंग में हिमाचल प्रदेश का यूथ अपना करियर देख सकता है? सरकारी नौकरी कितने करेंगे और कितनों को मिलेगी, सरकार का भी एक बजट का सिस्टम है। राइट। और कई और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग डाटा जब हम पढ़ते हैं कि पीएन का निकला, वाटर कैरियर का निकला, पीएचडी होल्डर डाल रहा है। हाँ, वो डाल रहे हैं। तो या तो मुझे अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है या मैंने टाइम निकालने के लिए सब डिग्री की है। आशीष राणा ने 2020 में ड्रैगन लगाना शुरू किया। प्रदेश के युवाओं के आपके माध्यम से कहूँ, 250 रुपए आशीष सिंह राणा आज उस फ्रूट को पर केजी बेच रहा है। और इस सरकार ने भी प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता ली और देश का पहला राज्य हमारा बना जब मुख्यमंत्री ने 60 रुपए गेहूं को, 40 रुपए मक्की को, जो प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही है, वो किसानों से ले रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले घोषणा की 90 रुपए हल्दी को दे दी। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि देश का जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग अभी आपने सुना होगा, इसका बहुत सा फॉर्मेट हिमाचल के फॉर्मेट से लिया गया है। अच्छा। हाँ जी। तो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग क्या कहती है? कि पौधे को ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए। फिर बस ये जो आपने क्वेश्चन किया, यही फिर ने आगे इस काम को बढ़ाया। जो फार्मिंग थी वो फैमिली फार्मिंग थी। खेत भी उतना ही टाइम मांगता है जितना बाकी प्रोफेशन मांगते हैं। The Himachali Podcast। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बात हम सबको पता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो खेती है वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग रूप से ट्रांजिशन हुई है। पहले केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत सारे हमारे जो किसान हैं वो यूज़ करना शुरू कर चुके हैं काफ़ी सालों से, और उसकी वजह से जो सॉइल की हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। अब ऐसे पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और फर्टिलाइजर बेस्ड जो क्रॉप्स हम लोग इनटेक करते हैं उससे हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए, सॉइल की हेल्थ को रिटेन करने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो इस नेचुरल फार्मिंग के प्रमोटर हैं। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर राजेश्वर चंदेल, जो कि प्रमोटर हैं नेचुरल फार्मिंग के और वाइस चांसलर हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के, और इसके साथ ही नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के ये मेंबर भी हैं। डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी के साथ हमने बात करी है नेचुरल फार्मिंग को लेके, कैसे नेचुरल फार्मिंग जो है काम करती है, और हिमाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है क्या वो उसको एक करियर पाथ की तरह देख सकता है या नहीं। इसी के अराउंड आज का पूरा पॉडकास्ट आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सर, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, फिर हम डिटेल में बात करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। मेरा नाम राजेश्वर सिंह चंदेल है, मूलतः कृषि वैज्ञानिक हूँ। लंबा समय तक मैंने हॉर्टिकल्चर की अलग अलग विषयों पे काम किया है। एंटोमोलॉजिस्ट, ऐसे में जो स्पेशलाइजेशन आप बोल सकते हैं, एंटोमोलॉजी मेरी स्पेशलाइजेशन है, कीट विज्ञान। ओके। विश्वविद्यालय में रहा, अलग अलग रिसर्च स्टेशंस पे रहा, कृषि विज्ञान केंद्र पे रहा, और लास्ट में जो लगा कि इतने साल जो पढ़ा और किया वो हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, तो बाद में प्राकृतिक खेती की ओर जब हमने जो पद्मश्री हिमाचल भारतवर्ष का, जिनको चौथा सबसे बड़ा सम्मान मिला कृषि के क्षेत्र में, ऐसे पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, उनसे सीखना शुरू किया प्राकृतिक खेती। अच्छा। और बाद में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आए, आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने इस मिशन को यहाँ से बढ़ाना शुरू किया। तब से प्राकृतिक खेती का प्रमोटर बना हूँ। अच्छा। और अभी सरकार ने दायित्व दिया है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो नौनी में है, सोलन में, उसके कुलपति का। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। बिलासपुर का रहने वाला हूँ। बिलासपुर में कहाँ सर? बिलासपुर मेरा पनो गांव है। अच्छा। घुमार में रहता हूँ। अच्छा। ऐसा मेरा परिचय है। बहुत बढ़िया। तो ये शॉर्ट जो आपने परिचय दिया, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने बोला कि नेचुरल फार्मिंग के आप प्रमोटर हैं, और नेचुरल फार्मिंग जो है जिसके ऊपर अभी मोदी जी का भी विजन है, उसके ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी।
उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। आचार्य देवव्रत जी जब यहाँ के गवर्नर आए जी। तो उनको लगता था कि मैं हरियाणा से आया हूँ, वहाँ फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, वहाँ पर ज़मीन बंजर हो गई। एक्चुअली वो अपने एक्सपीरियंसेस पे बोलते थे। अच्छा। उनका एक्सपीरियंस उनके फार्म का था, ऑर्गेनिक कार्बन कितना नीचे चला गया। फिर उन्होंने जैविक खेती का भी प्रयोग किया, उनको लगा ये महंगी है। तो उनको लगा पहाड़ में मैं आया हूँ तो पहाड़ में ये चीज़ें कम होंगी। पर जैसे जैसे इंटरेक्शन हुआ, हमारा मिलना उनसे हुआ, तो उनको लगा यहाँ तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप उस टाइम कहाँ होते थे? मैं उस टाइम कृषि विज्ञान केंद्र और रीजनल रिसर्च स्टेशन हमारा किन्नौर में था। अच्छा। मैं किन्नौर में उस टाइम होता था। ओके। तो उन्होंने बुलाना, बात करना, तो हम लोग तो क्योंकि एक्सट्रीम कॉर्नर तक जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ तक भी जाते थे। अच्छा। तो पूरी परिस्थिति पता थी कि हिमाचल का पेस्टिसाइड यूज़ कितना बड़ा है, अनऑथोराइज पेस्टिसाइड यहाँ कितना है। तो ये ध्यान में था। तो हमने कहा सर ये तो संभव, यहाँ तो और हालत ख़राब है। फिर बीच में उन्होंने एक कमेटी बनाई कि आप सिक्किम जाके देखिए, क्योंकि सिक्किम उन दिनों ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा मिशन चला था और सिक्किम देश का पहला राज्य बना। परंतु अपने एक्सपीरियंस से जब हमने वहाँ देखा तो हमें लगा सर नहीं, ये संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जैविक प्रदेश में इसको बदलना संभव नहीं। फिर आंध्र प्रदेश में जो काम शुरू हुआ था, फिर हमने वहाँ गए तो पहली बार लगा एक वाइबल मॉडल हो सकता है, परंतु ना हमारी समझ थी, ना एक्सपीरियंस था, ना हमारे पास किसान थे। तो उस शून्य से शुरू करते करते आज हम 2 लाख किसान हिमाचल और लगभग 11 लाख किसान देश में, ये तो ऑफिशियल डाटा नीति आयोग का है। अच्छा। परंतु अलग अलग प्रदेशों में जैसे मेरा जाना होता है, अलग अलग प्रदेशों की मैं समितियों का सदस्य हूँ, तो 20 लाख से ऊपर आज हम किसान पहुँच चुका है। क्या बात है। तो ये शुरू आंध्र प्रदेश ने किया? हाँ, आंध्र प्रदेश से एक छोटी जगह से गुंटूर से शुरू हुआ था। अच्छा। पर पालेकर जी की खेती को ही, जो सुभाष पालेकर खेती, जिसको ZBNF नाम शुरू में दिया था। अच्छा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य लागत प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यहाँ ZBNF से शुरू हुआ था, फिर SPNF आया। SPNF मतलब? फिर सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग आया जी। और उसके बाद तो सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हिमाचल सरकार ने मॉडल इसको, क्योंकि 2018 में हिमाचल सरकार ने इसको ऑफिशियल प्रोग्राम लिया। अच्छा। उसको नाम दिया प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान PK3Y इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से शुरू किया और फिर मुझे सरकार का आदेश हुआ तो मैंने इसका पहला यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाते शिमला से काम शुरू किया और राकेश कंवर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अच्छा। वहाँ से काम शुरू हुआ। और जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में बना, आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि देश का जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, अभी आपने सुना होगा, लगभग 2492 करोड़ का ये बजट के साथ जो नेशनल मिशन आया, इसका बहुत सा फॉर्मेट हिमाचल के फॉर्मेट से लिया गया है। अच्छा। हाँ जी। तो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग क्या कहती है? उनकी 2 कल्पनाएं थी जी। बेसिकली वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, मास्टर्स किया था एग्रीकल्चर में, घर आए तो खेती शुरू की। तो सुभाष पालेकर जी ने जो पढ़ा वो काम करना शुरू कर दिया खेत में। तो 3 साल 4 साल का प्रॉफिट आया। फिर उनको लगा उपज घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा। और धीरे धीरे खर्चा और बढ़ना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कुछ टाइम झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगल्स में लगाया। अच्छा। कि जंगल में तो आपका पूरा फॉरेस्ट मॉडल है, ट्री भी है, पौधा भी है, श्रब भी है, बुश भी है, ये कहाँ से हो रहा है? फिर उन्होंने उस 4-5 साल को जो स्टडी करके लगभग 155 के आसपास छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके, तो उन्होंने कहा कि ये तो सारा जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें 97.5% आवश्यकता पौधे की वातावरण से पूरी होती है, जमीन से, वायुमंडल से और सूर्य से। जी। सिर्फ 2.5% आवश्यकता पूरी करने को हमने मल्टी जो इंडस्ट्री थी वो खड़ी कर दी और किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनीज को जाना शुरू हो गई। राइट। सारी खेती हमारी किसके हवाले हो गई? इंडस्ट्रीज के। बीज से शुरू करिए, बीज से लेकर हल आया, ट्रैक्टर आया, फिर बीज का ट्रीटमेंट हुआ, फिर उसके बाद पानी के साथ जोड़ दिया गया। भारत जैसा देश जो वाटर डेफिशिट कंट्री है, लगभग 89% ग्राउंड वाटर हमने एग्रीकल्चर में प्रयोग कर लिया है। अच्छा। वहाँ कब तक पानी देंगे? फिर उसके अलग अलग स्टेजेस का पानी आया। फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस टाइम जो देश की आवश्यकता थी, क्योंकि भूखमरी से देश को निकालना था। जी। आज़ादी के बाद देश की हालत अच्छी नहीं थी खाद्य में। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को इसकी भूख से बाहर निकाला। परंतु जो उस टाइम ड्वार्फ वैरायटीज का कंसेप्ट आया, हाई यील्डिंग वैरायटीज का कंसेप्ट आया, वैरायटीज का कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन इनपुट के साथ उसको लिंक कर दिया कि तुम्हें ये तो करना है बीज, पर इसके साथ फंजीसाइड भी चाहिए, इसके साथ पानी भी चाहिए, पेस्टिसाइड, फिर मल्टी
इंडिविजुअल क्रॉप लगानी है, मिक्स नहीं लगानी। फिर जब इंडिविजुअल क्रॉप लगानी तो वीडिंग भी होगी, तो उसके लिए वेजिसाइड जाएगा। फिर जब एक ही क्रॉप लगी तो जो कीड़ा था उसको एक ही फसल पूरा सीजन में मिलती गई, तो कीड़ा भी आने लगा, फिर इंसेक्टिसाइड आ गया। तो धीरे धीरे खर्चे बढ़ते गए। भारत भूख से आज़ाद हुआ, भारत इंडिपेंडेंट बना, सेल्फ रिलायंट बना खाद्य क्षेत्र में, और भारत का एक्सपोर्ट भी शुरू हुआ। परंतु हर तकनीक की एक स्टेज है, उसका जब भरपूर उपयोग हुआ तो दुरुपयोग भी हुआ, और जब दुरुपयोग हुआ तो बहुत सारे विषय हम सबके सामने हैं। हेल्थ इशू है, चाहे कुछ है, बहुत सारी चीजें बहुत फिर सारी आगे चीजें। चलती जा रही है। तो सुभाष पालेकर जी ने कहा कि सिर्फ 2 से 2.5% ही जो है आवश्यकता है, ये बाहर से चाहिए। बाहर से चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एक तकनीक दी, क्या तकनीक है? पूरा टूल किट दिया। बताइए थोड़ा सा। हालांकि भारतवर्ष में बहुत पुराना इतिहास हमारा बिना केमिकल की खेती का है, और भारत का ही नहीं दुनिया का इतिहास है। परंतु भारत का इतिहास तो जब से मानव जाति आई तब से खेती होती आई, और यहाँ पर अभी तक अनलिखित तो बहुत सारा ज्ञान हम सबके पास है, परंतु लिखित ज्ञान भी है कि घाघ भंडारी जैसे, ये पता नहीं है कि घाघ और भंडारी 2 थे या 1 थे, परंतु बादल किस दिशा में आएगा, कितनी वर्षा होगी, बादल का रंग कैसा है, बीज को किस नक्षत्र में बीजना है, ये ज्ञान 4वीं और 5वीं शताब्दी का हमारे पास है। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुभाष पालेकर जी की आई, वो ये आई कि पौधे को ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए। फिर बस ये जो आपने क्वेश्चन किया, फिर यही फिर ने आगे इस काम को बढ़ाया। क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि उत्तर से आवश्यक प्रश्न है। तो इस बड़ी स्टेटमेंट के साथ एक वैज्ञानिक जगत में चर्चा शुरू हुई है, कैसे संभव है? क्योंकि हम सबने पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दी। व्हाट इज पैकेज ऑफ प्रैक्टिस? कि फसल को कैसे उगाना, इसके अलग अलग स्टेप क्या है, ये हमने अलग अलग स्टेप उगाने के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस रूप में हर विश्वविद्यालय ने, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ने बना कर दिए। अच्छा। और किसान उस पर काम करेगा। ओके। परंतु सच्चाई तो ये थी, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस काम कर सकता है बिल्डिंग बनाने में, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, कितना सरिया, कितना लोहा, कितना चारकोल। बायोलॉजिकल एंटिटी में काम नहीं करेगा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। ये तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको लगेगा। घर में बच्चा पैदा हुआ, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कैसे बनाएंगे हम कि बच्चे को ग्रो कैसे करना है? वो तो रोजमर्रा की जो एक्सपीरियंस है, उसी से पूर्वजों का जो एक्सपीरियंस है, और कुछ आप गेन करेंगे, कुछ लर्न करेंगे। 2 बच्चों की शादी हो गई, शादी को कैसे चलाना है, कैन इट बी ऑन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस? तो खेती भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बस ये 2 कंफ्यूजन जो आए, एक ये इशू आया कि ये बायोलॉजिकल एंटिटी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमने इसको केमिस्ट्री का प्रोसेस बना दिया। दूसरा प्रश्न आया कि जब हम आजाद हुए, हमारी जो सारी भूमि की उर्वरकता है ना, जो इसकी फर्टिलिटी है, वो जमीन के ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करती है। भूमि की उर्वरा शक्ति जो है, वो ऑर्गेनिक मैटर कितना है, कार्बन कितना है। अभी कितना है? जब आजाद हुए हम तो 1.5% से ऊपर था। तो ये एक वैल्यू अच्छी मानी जाती है। जो 1.5% था, ये अच्छी वैल्यू थी। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि दुनिया भर के साथ हम भी मुकाबला कर रहे हैं, और लगभग 30% भूमि भारत की बंजर घोषित हो गई है खेती के लिए। और ये ऑर्गेनिक कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा बताएं। आप ये मान के चलिए कि जितना भी न्यूट्रिएंट पौधे को लेना है, वो ऑर्गेनिक मैटर से आएगा। तो वो लाइफ प्रोसेसेस जो जमीन में चलते थे, कि धरातल से जो न्यूट्रिएंट हैं उनको केंचुआ ऊपर से जाता था, नीचे जाएगा, और जब जाएगा तो छोटी छोटी सुरंगें बनाएगा, टनल्स बनाएगा। और टनल नहीं बनाएगा ऐसे, जब जाएगा तो जब टनल बन गई तो हम आप चल रहे हैं जमीन पे, बड़ा जानवर भी चलेगा, पक्षी भी चलेगा, तो टूटती जाएंगी। तो स्प्रे करता जाएगा उसमें, ताकि 30 से 35 kg पर स्क्वायर फीट वजन भी आ जाएगा तो टूटेगी नहीं वो। तो हवा भी गई, वर्षा आई तो उसका पानी भी अंदर चला गया, और भूजल में इकट्ठा होता गया, और आपके जो नदी नाले थे वो सब साल भर उससे चलते थे। फिर वो ऊपर आता था, तो पत्थर खा रहा है, बालू खाता था, पत्ता गिरा वो खाएगा, जो जीवाणु मरा वो खाएगा, सब कुछ खाता हो जाएगा। फिर जब ऊपर आएगा तो जमीन पे सब पे छोड़ता जाएगा उनको। अब जो लाएगा वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। जैसे हमारे पास घर में आटा है ना, पकाएंगे नहीं तो खा नहीं सकते, गेहूं पड़ी है, जब तक उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो जो जीवाणु वो बदलता है उसको अवेलेबल फॉर्म में। अच्छा। तो जीवाणु ने उसको बदला, पौधे ने लिया, सब काम ठीक चल रहा है। अब हुआ क्या, हमने फर्टिलाइजर देना शुरू किया।
हमारा और विदेश की सोच का फर्क है बेस्ट का। हमने माँ कहा एंड दिस सेड कि दिस इज ए डेड पीस ऑफ सॉइल एंड वी हैव टू फर्टिलाइज इट टू मेक फर्टाइल। तो बेसिक थॉट प्रोसेस में फर्क आ गया, बहुत बड़ा फर्क है। हमने माँ कहा तो माँ को जिंदा रखना है, माँ को बचाना है। तो यहीं से जो एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन बायोलॉजी ये डिफरेंस शुरू हुआ। अच्छा, हमने फर्टिलाइजर दिया, फर्टिलाइजर देने से क्या हुआ, जीवाणु, क्योंकि केमिकल बेस्ड कंपोजिशंस हैं, जीवाणु मरना शुरू किया, केंचुआ मरना शुरू हुआ। एक नुकसान हुआ, जब केंचुआ मरना शुरू हुआ तो जमीन में जो आपका टनल्स बन रही थी एनेबलिंग द सॉइल टू हैव एयर एंड वाटर, प्रोसेस ही खत्म हो गया, वो प्रोसेस बंद हुआ। तो आपने आज देखा ना शहर में, गांव में जब बारिश होती है तो 15 मिनट 20 मिनट खूब बारिश हुई, फिर नाला चढ़ा और आधे घंटे के बाद नाला उसी स्टेज पे वापस आ गया, क्योंकि जो वाटर अब्जॉर्प्शन थी जमीन में तो बंद हो गई। फिर दूसरा, जैसे आप टेबलेट खाते हैं तो डॉक्टर लिखता है कितना पीपीएम, तो उसका पीपीएम का मतलब जो उस गोली में एक्टिव इंग्रेडिएंट है विच विल एक्ट अगेंस्ट द टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, वो कितना पीपीएम है। तो बाकी तो फिलर है ताकि गोली पकड़ी जाए, आसानी से ली जाए, पैकेजिंग उसकी आसानी से हो जाए। वैसे फर्टिलाइजर में हुआ, जब यूरिया देना शुरू किया तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो 54% इज फिलर। ऐसा ही सिंगल सुपर फास्फेट में हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटाश में हुआ। तो फिलर्स ने क्या किया, क्योंकि जमीन है तो उसमें एयर है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल पार्टिकल जल्दी हेक्सागोनल में होते हैं, ताकि एक दूसरे से वॉल टू वॉल कनेक्ट नहीं किए हैं, बिकॉज वो टनल्स है ना, स्मॉल प्लेसेस स्पेस है बीच में। तो धीरे धीरे जब फर्टिलाइजर 10 साल 15 साल 20 साल दिया तो उसका जो फिलर था, यूरिया तो माइक्रोब्स ने बदला उसको नाइट्राइट में और उसने पौधे ने ले लिया, तो जो फिलर था वो जो स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स थे उसमें सेटल करना शुरू कर गया। और फिर नीचे 2 फुट 2.5 फीट के नीचे, 3 फीट के नीचे जमीन, निचली जमीन को अलग कर दिया, ऊपरी जमीन को अलग कर दिया। तो जब ये दोनों का आपस में लिंक खत्म हो गया तो गर्मी में, पुराने प्रोसेस में क्या होता था, जब नेचुरल प्रोसेस था कि जब गर्मी पड़ती थी तो जंगल तो सूखता नहीं था, तो पौधे को डिमांड वाटर की आ गई। तो जो कैपिलरी एक्शन होता था, कैपिलरी एक्शन समझते ना, जैसे मान लिया आप पानी एक थोड़ी जगह कहीं डाल दो तो पानी फैलेगा, सूखे की तरफ को जाएगा। तो पानी कैपिलरी एक्शन से वो जो टनल्स केंचुओं ने बनाई थी उससे ऊपर आता था, और मॉइस्चर की कंडीशन ऊपर बनती थी, उतनी वाटर की रिक्वायरमेंट पौधे की थी। अच्छा, दिस ऑल वाज साइंटिफिक। तो ये जो सुभाष पालेकर जी ने कहा कि पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए कहा। अच्छा, ये जो हमने फर्टिलाइजर डाल के उसको जो नेचुरल कार्बन जो है उसको हमने कम किया, बंजर बना दिया जमीन को कहीं कहीं जगह पे, तो उस चक्कर में हमें अगर उसको फिर से वो करना तो पानी बहुत ज्यादा डालना पड़ रहा है, डालना पड़ेगा ना। अब पानी का जब सोर्स ही खत्म हो रहे हैं आपके, तो पानी कहाँ से मिलेगा। और ऐसा नहीं था कि साइंटिफिक रिकमेंडेशंस गलत थी, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस वर प्योरली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंटेशंस। फर्टिलाइजर्स पे किया, चाहे पेस्टिसाइड पे किया। जैसे पेस्टिसाइड की रिकमेंडेशन आती थी, किस केमिकल को कितना परसेंट, कितना ml पर लीटर डालना है, ठीक है। परंतु आप हम सबको एक चीज माननी पड़ेगी कि हमें लगता है ना कि थोड़ा सा, हर कोई ज्ञानी भी बनता है ना अपने आप में, थोड़ा सा डालो क्या फर्क पड़ता है। जो इंसेक्टिसाइड की रिकमेंडेशंस होती हैं वो होती हैं कि आपका 90% कीड़ा मरे, 10% नहीं मरे, क्योंकि उस चेन को नहीं ब्रेक कर सकते। बट किसान जब पेस्टिसाइड खरीदने जाता है तो बेचने वाला क्या बोलता है, सर इसको ले जाओ, ये पूरा मार देगा। वहां से डीरेल होना शुरू हुआ। जब उसने ऐसा किया तो आपका 100% मरा, तो उसके ऊपर जो उसका खाने वाला पैरासिटोइड प्रेडेटर था वो भी खत्म हुआ, क्योंकि उसका भोजन खत्म हुआ। चेन रिएक्शन देना पूरी। बट तीसरा जो सबसे गंभीर इशू था कि मान लिया कोई 1-2 कीड़े बच गए, जिसको कुछ पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आ गया बट पत्ते के नीचे था, वो बच गया। 3-4 जनरेशन के बाद जो उसकी जनरेशन आई, उसने 100% रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अच्छा, पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट हमने पहले डोज दी, फिर बढ़ी हुई डोज दी, फिर अनअप्रूव्ड जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं थी फिर उसको खरीदना शुरू कर दिया, और फिर डोज बढ़ा के रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उससे क्या हुआ, अगले साल किसान के लिए मार्केट में एक और मॉलिक्यूल आ गया, इंडस्ट्री को तो एक और स्पेस मिल गया एक्सपेंड करने का। धीरे धीरे पूरी खेती इतनी खर्चीली कर दी कि किसान की कमर टूटने लगी।
तो ये इसका इतिहास था। ये जो आपने बताया अभी ना, 2-3 पॉइंट्स इसमें से मैंने निकाले हैं। एक तो ये कि इंडस्ट्रीज हैं जी, अब इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बिके। दुकानदार है, डीलर है, उसको चाहिए कि मेरा माल बिके, तो उसको भी कोई 2-4 टूर वूर करके आए, वो भी बाहर, ठीक है, वो अपनी जगह सही है शायद। लैक ऑफ अवेयरनेस ने बेसिकली, आप कह रहे हो, पूरे इंडिया की खेती को बर्बाद कर दिया, ऐसा? देखिए, बर्बाद तो नहीं बोल सकते हम, पर कुछ और फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। मौसम का बदलाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है, यस, इट्स देयर। परंतु साथ में एक चीज माननी पड़ेगी, जो फार्मिंग थी वो फैमिली फार्मिंग थी। फैमिली फार्मिंग से हटके इंडस्ट्रियलिस्टिक आई, इंडस्ट्रियलिस्टिक फार्मिंग से हटके लेबर बेस्ड आई, लेबर बेस्ड से हटके फिर टेलीफोन बेस्ड आई कि मैसेज किया उसको, भैया वहां से इतना निकालो, उतना डालो, उतना डालो। पौधा खेत भी उतना ही टाइम मांगता है जितना बाकी प्रोफेशन मांगते हैं। Right. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो कृषि करते हैं, बट वही है कि कृषि करते तो हैं, बट कृषि से क्या वो एक सक्सेसफुल करियर देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, उसके बारे में हम एक आज चर्चा करेंगे आगे। इससे पहले एक आर्टिकल है मेरे पास, मैं अभी जब सर्च कर रहा था, तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, मैं लिंक डाल दूंगा, नॉर्मल सर्च करोगे तब भी आ जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है 29 मार्च 2025 का, जो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीजेस फ्रॉम 3.3% टू 5.4% इन लास्ट 4 years। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो दर है वो 3.3% से 5.4% हो चुकी है पिछले 4 सालों में, और ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर ये आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो क्या नेचुरल फार्मिंग में हिमाचल प्रदेश का यूथ अपना करियर देख सकता है? और अगर देख सकता है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। देखिए, सबसे गंभीर विषय है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। जो हमारी सक्सेसिव सरकारें हैं प्रेजेंट सरकार तक, वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रही हैं। एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रही हैं एज इन? मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका, अभी मैं यही इतनी बात रख के जी। सरकारी नौकरी कितने करेंगे और कितनों को मिलेगी, सरकार का भी एक बजट का सिस्टम है, राइट। सरकार का भी रिसोर्सेज का सिस्टम है, और मुझे लगता है कि ये शायद पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। कि सरकारी नौकरी, और कई और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग डाटा जब हम पढ़ते हैं कि पीएन का निकला, वाटर कैरियर का निकला, पीएचडी होल्डर डाल रहे हैं। हाँ, वो डाल रहे हैं। तो या तो मुझे अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैंने टाइम निकालने के लिए सिर्फ डिग्री की है। शिक्षा के साथ मेरी विद्या आई कि नहीं आई, शिक्षा के साथ विद्या आई कि नहीं आई, What's the difference? इस पे विचार करना पड़ेगा। डिफरेंस, आप सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे पद्मश्री और पद्म भूषण विभूषण आप हम सबके सामने हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी डिग्री वाला आपको पद्मश्री और पद्म भूषण वाले मिले होंगे, परंतु अपने ज्ञान से, अपने पैशन से और लंबा तपस्या से जो ज्ञान अर्जित उन्होंने किया, हमारे लिए रोल मॉडल बने। मिलिट मैन ऑफ, उनकी बात कर रहे हो आप? नेकराम शर्मा जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है, हम सबके विद्यानंद सरैक जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। अभी लेटेस्ट जो पद्मश्री मिला बिलासपुर जिला से, हरिमन शर्मा जी, वो उदाहरण हमारे सामने है। तो इसलिए इस शिक्षा को विद्या के साथ अगर हम जोड़ते जाएंगे, अपने स्किल को बढ़ाते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारा जो एकेडमिक मेरिट है वो मैटर करेगी, बट दैट वुड नॉट बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया। मेरे पास स्किल आई कि नहीं आई, मैं पीएचडी एग्रीकल्चर में तो हो गया, बट वेदर आई वुड बी एबल टू ले आउट ए 1 acre फार्म और नॉट। तो स्किल कहाँ सीखे? खुद? देखिए, लर्निंग तो प्रोसेस साथ साथ चलेगा ना, पर आज आपके सामने प्रदेश में एग्जाम्पल हैं। 2669 किसानों के साथ हमने ये यात्रा शुरू की पहले साल, 2018 में। तो हमने सबसे पहले कोशिश, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को अनलर्न किया। अच्छा। कि हर खेत पे जाके सीखना है। तो पहला तो बड़ा इशू आया कि काम किसके साथ शुरू करें। तो 3 बड़े बड़े प्रोग्राम किए जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बड़े क्लस्टर्स थे, परंतु रियलिटी में वो हमें नहीं मिले। हमें 2 किस्म के किसान मिले। पहला जो सनकी था, जिसको लगता था भूमि माता है, ये हमारी परंपरा कीटनाशक की, फर्टिलाइजर की, इरिगेशन की नहीं रही है, मैंने इस माँ को मारना नहीं है, मेरी ईल्ड आती है नहीं आती है, फसल आती है नहीं आती है, पर मुझे ऐसा ही करना है। अच्छा, पेस्टिसाइड से तो दूर वो सनकी मिले। हाँ, उनके परिवार में दिक्कत आई कि बेटा क्यों पकड़ेगा पिताजी की वो बात, जब उसके घर का लाइवलीहुड, उस पर स्मार्ट लाइवलीहुड नहीं आ रहा है, तो क्यों टिकेगा वो? क्योंकि यंग बच्चा तो तब टिकेगा जब उसको लाइवलीहुड एंड स्मार्ट लाइवलीहुड
उसको महीने का 20,000 25,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो एक मोटरसाइकिल, बाइक, मोबाइल रखने की कैपेसिटी उसकी आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरा मिला जो हमारी रिकमेंडेशन को 100% फॉलो करके उसका यूज मिसयूज कितना हुआ होगा अलग विषय है, परंतु उसको प्रयोग करके थक चुका था। अच्छा। उसको लगता था प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, यील्ड कम हो रही है, पौधा हर साल और मर रहा है, नई बीमारी आ रही है, नए कीट आ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, स्किन एलर्जी शुरू हो गई, सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। हॉस्पिटल्स ने कईयों को मना कर दिया कि इनसे दूर रहिए, इनसे दूर रहिए मतलब खेती से दूर रहिए, खेती से दूर रहिए तो घर कैसे चलेगा। इन दो किस्म के लोगों के साथ हमने प्रदेश में काम करना शुरू किया। ठीक है। और मेरा सौभाग्य क्या रहा कि लीडरशिप मुझे बहुत अच्छी मिली। राकेश कंवर जी की बात कर रहे हो आप? राकेश कंवर जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और गवर्नर साहब थे, पॉलिटिकल उसमें सपोर्ट थी, और साथ में जो स्टाफ काम करने के लिए मिला वो कंटेक्चुअल स्टाफ था। अच्छा। और यंग स्टाफ था, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर्स एंड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर्स। ओके। तो ये मेरे साथ काम करने के लिए जुड़े। ओके। जब मैं छोड़ के आया था तो 1,70,000 किसान जोड़ दिया, प्राकृतिक खेती में बदला था। हमारी पूरी टीम ने जो काम किया था, और उससे भी बड़ी बात आप देखिए 2022 में सरकार बदली और इस सरकार ने भी प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही मंच से बोलना शुरू कर दिया था कि हिमाचल की जो प्राकृतिक खेती का जो मिशन है वो यहाँ के किसान का जीवन रेखा बनने वाली है। और देश का पहला राज्य हमारा बना जब मुख्यमंत्री ने 60 रुपए गेहूं को, 40 रुपए मक्की को, जो प्राकृतिक खेती से उगाई जा रही है, वो किसानों से ले रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले घोषणा की 90 रुपए हल्दी को दे दिया। तो ये देश भर में एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया है कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ना। नेचुरल फार्मिंग अगर कोई कर रहा है, इस तरीके से अलग एफर्ट कोई मार रहा है, तो अगर आप इस तरह के इंसेंटिव दोगे तो उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। अगर हाँ, इसका देखिए प्रोत्साहन तो है ही है। राइट। और किसान क्यों बदले, अपने एक्चुअल सिस्टम से क्यों बदले, उसको लगे कि मुझे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ तो इंसेंटिव्स मिले, अच्छा हो रहा है, राइट, तो इसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। और दूसरा एक बहुत बड़ी टीम हमारी यंग फार्मर्स की खड़ी हुई। अच्छा। मुझे याद है लगभग 3 साल पहले आचार्य देवव्रत जी को यहाँ आना था एक कार्यक्रम में, कहीं सोलन के पास, आपके इस कार्यालय से थोड़ा आगे, कोई यहाँ देवटी, हाँ, उस तरफ का कोई प्रोग्राम था। तो हमने प्रदेश से 100 किसान जो MA और उसके ऊपर के थे, अच्छा, जो प्राकृतिक खेती करते थे, हमने उनका एक सम्मेलन कराया था। क्या बात है। ये सिर्फ अल्टरनेटिव नहीं है खेती का, ये पूरा दिशा बदल रही है खेती की। मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या नेचुरल फार्मिंग हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव करियर पाथ बन सकता है? देखिए, ऑल्टरनेटिव पाथ नहीं है, ये कि ल्यूक्रेटिव ऑफर है। ओके। मुझे पता था कि आज ये चर्चा होगी, तो मुझे कुछ युवाओं को आपके सामने रखना चाहिए, और मैं डेटा भी आज लाया हूँ। अच्छा। अगर कांगड़ा के नगरोटा सूरिया का युवा लड़का आशीष सिंह राणा, अच्छा, अपने पिताजी को कन्विंस कर सकता है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, कि ड्रैगन की खेती करनी है। ना हिमाचल में अभी कोई साइंटिफिक डेटा, ना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, बट युवा लड़का ने प्लान कर लिया। लास्ट ईयर आशीष की इसने आशीष राणा ने, इन्होंने 2020 में ड्रैगन लगाना शुरू किया। ओके। 22 में 6 क्विंटल इसका प्रोडक्शन आया, 23 में 14 क्विंटल गया, और अभी 24 में ये 20 क्विंटल से ऊपर हो गया है। अच्छा। और अगर मैं युवाओं को, प्रदेश के युवाओं के आपके माध्यम से कहूं, 250 रुपए आशीष सिंह राणा आज उस फ्रूट को पर केजी बेच रहा है। अच्छा। अगर वो युवा बच्चा, एक इंजीनियर बाय प्रोफेशन, 3 साल में अपने खर्चे को पूरा कर सकता है, तो इससे बड़ा अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? आज वो नर्सरी पे भी चला गया। आज हमारे पास डिम्पल पांजटा और जीतू चौहान जैसे किसान हैं, युवा किसान है। जीतू चौहान और उसका छोटा ब्रदर जोगिंदर चौहान, आज जितनी भी एप्पल की हाईटेक टेक्निक्स जितनी भी है प्रोडक्शन की, ट्रेनिंग की, वो मॉडल उनके पास है। मेरे पास आए हैं यहाँ पॉडकास्ट में, आज आपके पास आए हैं। जीतू चौहान और जोगिंदर चौहान यूनिवर्सिटी के पार्टनर हैं, हमारा MOU है। हम एक प्रोसेसिंग लैब को उनके साथ चला रहे हैं। अच्छा। हम एक स्कूल फार्मर्स के लिए उनके साथ चला रहे हैं जी। और अभी पूरे देश में इनकी प्रेजेंस है बिजनेस मॉडल की। डिम्पल पांजटा आज उसकी फॉलोइंग कितनी बड़ी है, जो किसानों के लिए अपने आप तो प्रोड्यूसर है, स्मार्ट फार्मर है, बट मेंटरशिप भी साथ में कर रहा है। वो भी आ रखे हैं हमारे पॉडकास्ट में, वो भी आपके पास आ गए। तो देखिए, आपने तो प्राकृतिक खेती पहले अपने पास ले आए हैं। सुभाष यादव एक आम किसान है और आज डिफरेंस बताता, अब तो उसके भाई भी बदल गए। रोहड़ू शहर का रहने वाला, वो भाई का बगीचा बताता था, अपना बगीचा बताता था।
पूरा प्राकृतिक खेती पे बदल दिया। अच्छा। 100%। और पहला किसान हिमाचल प्रदेश का एप्पल का है। कौन? सुभाष सादरू। सुभाष। हमारे पास वरुण रांझटा है, युवा है जुब्बल से, लगभग 10 बीघा पे वो खेती कर रहा है। 34-35 साल का युवा उद्यमी है। अब तो उद्यमी बोलेंगे हम इनको, किसान नहीं बोलेंगे। हमारे पास सुंदर सिंह है सगैन। इनके थोड़ा डेटा भी बताओ ना। मैं सब आपके पास दूंगा। सुंदर सिंह ने एक कोटखाई का है, सीडलिंग पे काम कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी बहस हिमाचल में है कि क्या हाई डेंसिटी पे आना चाहिए या सीडलिंग पे जाना चाहिए, रूट स्टॉक पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इन लोगों ने प्रूव किया कि दे आर डूइंग एज गुड एज समबडी कैन परफॉर्म ऑन हाई डेंसिटी। अच्छा। हमारे पास जीत सिंह जिंटा है। हमारे पास चौपाल का सुरेंद्र मेहता है। सुरेंद्र मेहता आज जिला शिमला के मैक्सिमम कॉलेजेस में स्पीकर बन के जाता है। क्या किया है इन्होंने? ये प्राकृतिक खेती करता है। उसमें कितना उन्होंने वो किया, क्या चीज? आज सुरेंद्र मेहता मुझे लगता है 20-25 लाख से ऊपर का होगा। अच्छा। और सुरेंद्र मेहता की पहचान मैं बताता हूँ एक और। आज एक जब खेती की बात करते हैं तो आपके ध्यान में होगा कि लोग पूछते हैं मार्केट कैसे करते हैं, तुम्हें ज्यादा क्या मिलता है। अब एक सस्टेनेबल वर्ड भी आपने सुना होगा। अब सस्टेनेबिलिटी कई बार ना एकेडमिक वर्ड बन जाता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आपकी फसल रेगुलर आए, आपका खर्चा साल दर साल अगर घटे नहीं तो कम से कम स्टेबल रहे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि आपकी मार्केट लिंकेज परमानेंट है। तो सुरेंद्र मेहता का लास्ट एक एग्जाम्पल था। मैंने ऐसे प्रश्न पूछ लिया, मैंने कहा यार कुछ लोग तेरे को पैसा ज्यादा देना शुरू हुए कि नहीं हुए? उसने कहा सर जो मेरे पास खरीदार आते हैं अब अभी भी उनका कंसर्न नहीं है कि ये प्राकृतिक है या केमिकल से है, उनको सिर्फ वो दिखता है एप्पल ऐसा। उसका कंसर्न है कि जो सुरेंद्र मेहता का प्रोड्यूस है उसकी शेल्फ लाइफ बाकियों से 3 महीने ज्यादा है। अच्छा। अब आप देखिए कि कैसे कैसे सस्टेनेबिलिटी का जो फैक्टर है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है। शेल्फ लाइफ ज्यादा तो पैसा भी अच्छा मिलेगा फिर? तो पैसा हो मुझे अपने आप, क्योंकि उसको पता है शेल्फ लाइफ ज्यादा है, उसका ज्यादा दिन चलेगा, उसकी मार्केट अच्छी है, तो मुझे वो पैसे ज्यादा देता है। वेरी नाइस। ये तो मैं हिमाचल का एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूँ। मैं अभी आपको और दूंगा अगर आप टाइम से मुझे परमिट करें। आराम से। सुषमा चौहान है शिलाई की। अच्छा। ये लगभग 18 बीघे पे काम कर रही है। ओके। अकेली लेडी अपने ग्रुप की प्रधान भी है। इसने ग्रुप भी खड़ा किया है, लगभग 20-22-25 लाख से ऊपर जा रही है। अच्छा। हमारे पास खेमराज है। ये तो गना टिलोर एरिया का है। इनका बेटा भी काम कर रहा है। हाँ, उम्र खेमराज की थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जीत सिंह जिंटा है चौपाल से। ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने मॉडल खड़े किए हैं और आज प्राकृतिक खेती की हिमाचल की जो एप्पल बेल्ट है, हम 15,000 से ज्यादा बागबानों को बदल चुके हैं। आपने जितने भी नाम लिए ना सर अभी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ। और जो आपने फिगर्स बताया ना, कोई आप कह रहे हैं 18 बीघे, कोई कह रहे हैं आप 10 बीघे, 20 बीघे, 5 बीघे, 4 बीघे, किसी के पास नहीं है इतने बीघे। अगर फॉर एग्जांपल इतने बीघे नहीं है, अगर कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए ना जिनके पास कम लैंड के ऊपर भी वो अच्छा कुछ कर पा रहे हो। मैं अभी लोअर हिमाचल पे उतरूंगा जी। और ये जो सारा कंट्रीब्यूशन है, ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना प्रदेश सरकार ने शुरू की थी, इसके अधिकारी अभी भी दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर एप्पल से हटके आप आइए फ्लावर्स पे। अभी रवि शर्मा हमारा युवा उद्यमी है चैल से। अच्छा। 20 लाख से ऊपर फ्लावर। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि प्राकृतिक खेती सिर्फ सेब पे होगी। कितने उसमें कर रहे हैं वो? ये लोग 5,000 स्क्वायर मीटर के आसपास इसके पास एरिया है रवि के पास। ये विजिटर सेंटर है। अभी मेरे पास एक पुराने रिटायर्ड वाइस चांसलर आए थे, एक उनको प्रोजेक्ट की इवोल्यूशन थी, तो मुझे अभी बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि मार्बेलस फ्लोरिकल्चर नेचुरल फार्मिंग में हो सकता है मैंने पहला मॉडल देखा है चायल वाला। अच्छा। शैलेंद्र है। शैलेंद्र तो आपके बिल्कुल नजदीक है, यहाँ जौना जी से। अच्छा। शैलेंद्र भी उन किसानों से है जो 17-18 में जुड़ना शुरू हो गए थे। और इसकी तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बताओ। शैलेंद्र के पास भी लगभग 3,000 स्क्वायर मीटर के पास एरिया है। ये कैप्सिकम ग्रो करता है, ये बीन्स ग्रो करता है, ये कलर्ड कैप्सिकम पे मेन इसका काम है। तो जब हमने काम शुरू किया तो हमें भी ज़्यादा ध्यान में नहीं था कैसे करना, कब समस्या आ गई। समस्या तो आएंगी, कोई ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि सब समस्या चली गई। 2018 में इसके कैप्सिकम पे बीमारी आ गई। ओके। तो इसने फ़ोन किया कि सर बीमारी आ गई, मैं क्या करूँ। तो क्योंकि किसान को तो जिंदा रखना है ना, उसका घर उससे चलेगा। तो मैंने कहा तू अब फंजीसाइड का स्प्रे कर दे, और ये फंजीसाइड है, इसको कर दे। उसने कहा ठीक है सर। अगले दिन मैंने उसको पूछा, मेरा मन भी घबरा रहा था कि अच्छे किसान को हम नहीं संभाल पा रहे, कैसे काम चलेगा। अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कर दिया तूने छिड़काव? उसने कहा सर नहीं सो पाया रात को। उसने कहा कि सर नींद नहीं आई कि जो क्रेडिबिलिटी मेरी पिछले 2 साल से मेरे एरिया में कुछ पागल बोल रहे हैं, कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, मुझे लगा मैं
एक बीमारी के कारण अगर स्प्रे कर दिया, अगले 10 साल में रिगेन नहीं कर पाऊंगा। Right. मैंने नहीं किया, अब मुझे आप बताइए क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी टीम बिठाई, डिस्कस किया 2-3 ऑप्शंस क्या हो सकती है। थोड़ा इसको लॉस हुआ, फिर से क्रॉप संभाली। अच्छा। तो ऐसे ऐसे किसान हैं जो खड़े रहे और उन्होंने हमारी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए आइडियाज दिए। साइंटिफिक डाटा जनरेट कैसे होना है, ये पहली देश भर की स्कीम है, ऐसा प्रोग्राम है जो किसान से आता हुआ फिर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के पास गया। अब आपने छोटे किसान की बात की, मैं छोटा किसान भी लाया हूँ। हाँ, एक और किसान अभी मेरा छूटेगा जिसको मुझे लगता है नाम लेना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा। बेंगलुरु से 8-10 साल जॉब करने के बाद वापिस आया। क्या नाम? मनदीप वर्मा। अच्छा। शिल्ली में कभी आपको भी समय लगे आप जरूर जाएं और उसको डिस्कस जरूर करें। अच्छा। उसके पास सेब है, उसके पास कीवी है, उसने अभी फ्लोरिकल्चर का काम शुरू कर दिया, अब वो होम स्टे पे भी जा रहा है। उसने फ्लावर नर्सरी का भी शुरू कर दिया, हाई डेंसिटी एप्पल उसके पास शुरू कर दिया। शिल्ली में? शिल्ली में हाई डेंसिटी अभी एप्पल? ये 20-25 प्लस में जा रहा है। 25 लाख प्लस ओवरऑल रेवेन्यू बता रहे हो आप? रेवेन्यू बता रहा हूँ। और इसमें फिर मार्जिन क्या रहता होगा रफली? देखिए, मार्जिन का डाटा भी मैं आपके साथ लाया हूँ आज कि कितना हमने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कट कर दिया है। और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जब हमने कट की तो जो पैसा इंडस्ट्री को जाता था इनपुट बाइंग के लिए, वो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है। वो हिस्सा वहां से हटके जो खाद वगैरह और वो सब चीजें लेनी है आपको, पेस्टिसाइड फंगिसाइड। और इस किसान इस यंग किसान की तो मैं एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक एफएओ की टीम आई, अच्छा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैंने कहा यहाँ ले चलते हैं इनको। तो दे सेट के नेचुरल फार्मिंग में तो अलग अलग इनपुट्स बनाते हैं, आप तो एक ही दे रहे हैं। उसने कहा सर मेरी ज़मीन इतनी फर्टाइल हो गई है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है बाकी। देन दैट जेंटलमैन फ्रॉम FAO he said कि where is your wife? I would like to first congratulate you, not Mandeep, because you got convinced, that's why you could come back to his farm. राइट तुम नहीं मानती तो ये नहीं आता। राइट राइट। अच्छा। तो ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी स्टोरीज हैं कि कैसे फार्मर ने अपने आप को बिल्डअप किया और आज रोल मॉडल बने। Right. छोटे किसान पे अब आता हूँ मैं, जी। 3 बीघे का, 2 बीघे का। हमारी ये पवनेश है लेडी, नैना देवी की, बिलासपुर। ये फूलों पे काम करती है, मिक्स खेती इसके पास है। एक केसरी देवी है झंडूता से, ये 5 बीघा पे काम कर रही है। बलदेव दास हैं, ये लगभग 4 से 6 लाख रुपए साल का कमाते हैं। अब अगर 4 लाख कमा रहे हैं तो आप बताइए 20-25 हज़ार महीने का निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। और एक युवा बच्चे को अगर 20 हज़ार आप डेमोस्ट्रेट करते हैं उस पे फार्म पे, तो क्यों इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा वो? क्यों उस पेन को वो जो उस पीड़ा है उसकी 10-12 हज़ार रुपए के लिए? ऐसे कितने किसान हमारे पास हैं। अब दूसरी बात आपने की कि क्या हो रहा है। देखिए, एक 2018 का रिसर्च पेपर है, उन्होंने 2 जिलों पे स्टडी किया था, शिमला और कुल्लू, जो सबसे ज़्यादा इनपुट इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 80% से ज़्यादा किसानों ने जो रिस्पॉन्ड किया था कि स्किन एलर्जी शुरू हो गई है स्प्रे के बाद, वॉमिटिंग आती है, डिजीनेस है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, सिर दर्द होता है, हेल्थ इश्यूज रिकॉर्डेड ये डाटा है। और सबसे बड़ा इशू जो आया वो डाइवर्सिटी का आया। एपिस सिराना जो भारतीय मधुमक्खी हम बोलते हैं, वो हमारे हर घर का हिस्सा था, अलग अलग नाम से। किसी संदूक में बैठी है, किसी दीवार में बैठी है, छत्ते में दिख जाते थे। 91% लोगों ने कहा कि ये खत्म हो चुकी है। हाँ, नहीं दिखते। और एप्पल का सबसे बड़ा पॉलिनेशन का सोर्स सिर्फ हनी बी है। अच्छा। ये स्प्रे लगातार गए, हनी बीज खत्म हुई। तो आज जो ये प्रदेश में काम चल रहा है, तो मैंने पहले तो बताया कि प्रमोशंस सरकारों ने शुरू की स्कीम, सरकारें इसे कन्विंस हुई, सरकारों ने इसमें रेट देना शुरू कर दिया। अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले ये हल्दी का रेट प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है। बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है। इस सारे करने के कारण हमने 2023 में एक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई थी, 22 में स्टेट की, कि एक बार हमें देखना चाहिए कि एक्चुअली है क्या, और थर्ड पार्टी करवाई। तो एक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ की, और दूसरा मैनेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है। तो इन्होंने जो हमें रिपोर्ट दिया उसमें था कि जो एवरेज सेल वैल्यू है वो प्राकृतिक खेती के प्रोड्यूस की बड़ी है। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया था उस टाइम, हालांकि ये दिस कैन नॉट बी टेकन एज ए स्टैंडर्ड डाटा फॉर स्टेट। उन्होंने कहा था कि 60 रुपये एवरेज रेट मिल रहा है जहां सेब वाले किसान को, वहाँ 74 रुपये मिला प्राकृतिक खेती वाले को। अच्छा, नॉर्मल जो केमिकल बेस्ड है, उससे 14 रुपये ज्यादा मिला है। लगभग रीजन लगभग 21,000 किसानों का डाटा उन्होंने लिया था जिनसे परसेप्शन ली थी।
मेज में 30% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हुई है, राजमाश में 48%, अच्छा, पैडी में 54%, वीट में 20%, पोटैटो में 32% और सेब में इन्होंने 15% दिए। हालांकि जो हमारे बढ़िया किसान जिनका मैंने नाम लिया है उनका लगभग 60 से 70% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हुई है, जिनके मैंने नाम मेंशन किया आपके सामने। Okay. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट आया कि 28 किलोग्राम खाद पर एकड़ कंजम्पशन कम प्रदेश में हुआ। वेरी गुड नंबर। 75% किसान जो स्कीम के अंदर काम कर रहे थे उन्होंने अपनी पूरी लैंड को कन्वर्ट कर लिया है। 19% फार्मर ने लगभग 2/3 को कन्वर्ट कर लिया है और 28% किसान ऐसा है जिसने कहीं से सीखा नहीं, पड़ोसी से सीख सीख के अपने आप को बदल गया हो। क्या बात है। और ये मेरा यूनिवर्सिटी का अनुभव है कि पहली स्कीम है जहाँ जो हमारे वर्कर नेचुरल फार्मिंग के मॉडल पे काम करते हैं उस टेक्नोलॉजी को घर में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। यहीं से मेरा एक सवाल आता है, आप नेचुरल फार्मिंग के प्रमोटर हैं जैसा कि आपने खुद बताया, तो आप आटा से लेके दाल से लेके जो भी आप खाते हैं, देखिए अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं था इस आंसर के लिए, अभी सारा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मिलता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। और एक और बड़ा इशू आया, दिल्ली में नीति आयोग में हम लगातार बैठते थे इन विषयों को जब आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो बड़े किसानों को मैंने नाम लिए ये नीति आयोग की चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, इनका एक्सपोजर इतना बड़ा हुआ है इस प्राकृतिक खेती के कारण। परंतु मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा। ओके। पिछले साल जो मेरा सरकारी आवास है इसमें 3 साल से जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क यही जाते हैं। अच्छा। हमने जितना भी फर्टिलाइजर था, चाहे लॉन बहुत बड़ा है उसमें, चाहे जितने भी किचन गार्डन है उसमें सब हटाया है और तो उससे अच्छी खेती हो रही है। फ्लावर्स पे हम सारा यही दे रहे हैं। लास्ट ईयर से लॉन ग्रास में मशरूम उगना शुरू हो गया। अच्छा। तो क्योंकि सुबह जल्दी निकलना होता है, रात को लेट आए, घर वालों ने बात करना शुरू की तो जल्दी जल्दी में सुना नहीं, तो उसको उखाड़ते थे, फेंक देते थे। परंतु इस साल मुझे लगा ये देखना चाहिए ये क्या है, तो मैंने टीम बुलाई, तो कहा सर ये तो एडिबल है। तो लगभग 7 kg अभी तक हम खा चुके हैं मशरूम। जो टिपिकल लैब है, नेचुरल कंडीशन में जो लोग ग्रो करते हैं, अप्रैल तक मैक्सिमम खींच पाते हैं सोलर की कंडीशन में। आज तारीख 8 हो गई, मेरा लॉन में अभी भी आज शाम को आधा किलो निकलेगा। क्या बात है। तो अभी हमने इस पर स्टडी करना शुरू किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट ने इसको, सॉइल का, माइक्रोबायोलॉजी का, प्लांट पैथोलॉजी ने, ये कौन सा यहाँ कल्चर कहाँ से आया। अच्छा, कल्चर कहाँ से आया, हाँ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम Right. सबके सामने है। Right. तो लगा कहीं जीवामृत से कल्चर आया होगा। तो प्राकृतिक खेती जितना हमारे पास मॉडल है, और जो मॉडल फार्म लगभग 1 हेक्टेयर पे है वो तो जल्दी जल्दी बिक जाता है। परंतु यूनिवर्सिटी में हमने एक नई पहल की। अच्छा। हमने एक UHF नेचुरल करके का आउटलेट खोला। ओके। और हर फार्म को सर्टिफाई कर दिया। एक सितारा सिस्टम प्रदेश सरकार ने एक सर्टिफिकेशन का और बनाया। ओके। क्योंकि एक दुर्भाग्य मैं आपके सामने बताता हूँ। कहते हैं ना कि सर्टिफाई कहाँ करवाया, तो मैं कुछ अगर अच्छा करना चाह रहा हूँ, मैं मतलब किसान, तो मुझे सर्टिफाई करना पड़ेगा पैसा देकर कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। जबकि केमिकल वाला कुछ भी स्प्रे कर रहा है, कुछ भी डाल रहा है, उसको तो हम पूछ नहीं रहे। तो हमने एक दुनिया में पहली बार एक सिस्टम बनाया, सितारा जिसको नाम दिया, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, उसका अलग अलग लेवल रखे। वो डेटा अपना ऐप पे डालेगा 1 टाइम। जो मेहनत का काम है वो ऑफिशियल जो BTM ATM विभाग के हैं, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के, वो हेल्प करते हैं। और सिस्टम उसको दे देगा कि कौन से स्टार में फॉल कर रहा है। अच्छा। तो अभी लास्ट ईयर हमारे पास एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है यूरोपियन यूनियन का, 11 कंट्री हैं इसमें नेचुरल फार्मिंग पर। वो तो एग्रोइकोलॉजी नाम से है और उनका प्लांट प्रोटेक्शन मेन इशू है कि प्लांट प्रोटेक्शन इसमें कैसे कर रहे हैं। तो हमने जब इस सर्टिफिकेशन को लास्ट ईयर जग्रेब में प्रेजेंट किया था, क्रोएशिया में, तो उन्होंने माना था कि इट सीम्स टू बी द चीपेस्ट मॉडल ग्लोबली। क्या बात है, वेरी नाइस। तो सर्टिफिकेशन भी साथ में चलाई है। उस सर्टिफिकेशन से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है फार्मर्स को? अब ये जो सरकार अभी व्हीट लेनी है, हल्दी लेनी है, प्राइस पे वो इजीली हो जाएगा। तो आपके पास ट्रेसेबिलिटी है किसान की। दूसरा जो नॉनी हमने UHF का जो आउटलेट खोला, तो उसमें जो सामान अपना भी रख रहे हैं और जो प्राकृतिक खेती किसान कर रहे हैं उनका भी रख रहे हैं। अच्छा। फिर हमने एक QR कोड रखा है। हम 2 प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। 2 चीजें किसान को मिलनी चाहिए, ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आपने खरीदा, आपको पता तो होना चाहिए कौन सा किसान है कि सच में है भी कि नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे भी ना लोग बहुत कुछ बेच रहे थे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हमें क्या पता है कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है? प्रश्न है ना सामने। हाँ। दूसरा, कितने का बिका,
फाइनल किसान की जेब में कितना गया। राइट। अब किसान तो अपने घर से आड़ती के पास बेच दिया, टमाटर 10 रुपए बेच दिया, आगे बिका 60 रुपए का। तो हमने उस मॉडल पे काम करना शुरू किया है कि फाइनली जो बिका उसका कम से कम 65% तक किसान को देना है। क्या बात है। और तीसरा मॉडल है इसमें जिसको ट्रू कॉस्टिंग बोलते हैं। देखिए, जब ऑर्गेनिक कंसेप्ट फार्मिंग का कंसेप्ट भारत में आया तो कंफ्यूज किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी मेथोडोलॉजी एंड एवरी ग्रेट पीपल जिन्होंने इस पे काम किया है। पूरा ऑर्गेनिक मॉडल इंडस्ट्रियल मॉडल बन गया, सारा इनपुट बाजार से आया। फिर हमने कहा तुम्हें प्रीमियम प्राइस मिलेगा। देयर इज नो सच सिस्टम इन प्लेस जो आपको बोलता है कि प्रीमियम प्राइस देंगे। नेचुरल फार्मिंग के हमने फार्मर को हम प्रमोट करते हैं, हम उसको हमारा ये रहता है कि तुम नॉर्मल मार्केट में बेचो ना इसको। सुरेंद्र मेहता का मैंने एग्जांपल दिया ना, कहाँ बेचते हो? जो घर लेने आते हैं उसे। अच्छा। तो वो ब्रांड जब बनेगा ना, तो आपका जो खाने का पहला राइट है, अगर हम यहाँ बैठे हैं इस गांव में तो पहला राइट सराउंडिंग का है, सेफ खाए। तो जब नियरेस्ट बिकेगा तो बाजार से भी कम रेट पे बिकेगा वो। एक और उदाहरण के साथ आपको देता हूँ। ये लर्निंग सारी फार्मर से आई है, ये हमारी लर्निंग नहीं है। शुरू में जब 2019-20 की बात है, ये कोविड का टाइम था, तो एक किसान दाड़ला घाट के थोड़ा आगे जाके एक किसान था बिलासपुर के बॉर्डर पर। तो मैंने उसको पूछा गोभी का क्या भाव है, तो उसने कहा सर मैं 20 दे रहा हूँ। मैंने कहा 25-28 तो बाजार में मिल रही है। उसने कहा सर मेरे पास 5 फसलें हैं। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग करते हैं। अच्छा। प्राकृतिक खेती में मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं एट ए टाइम, ताकि हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ बिके। एक मेन क्रॉप वो 60% एरिया पे होगी, 40% पे शॉर्ट ड्यूरेशन कमर्शियल क्रॉप्स। अच्छा, लाइक आप गोभी लगा लो, मटर लगा लो, बीन्स लगा लो, आप भिंडी लगा लो, वो 30 दिन से शुरू कर देगी ना आपको देना। और एक क्रॉप दाल जरूर लगानी, क्योंकि जितना भी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, जितनी नाइट्रोजन है उसको एक्सट्रैक्ट करती है और जमीन में डालती है। दाल। अच्छा। कोई भी दाल की फसल। तो किसान को 30 दिन के बाद मिलना शुरू हो गया कुछ। गलट का चैलेंज कम हुआ। मान लिया गलट के टाइम में रेट नहीं आया तो उसने कुछ ना कुछ तो अर्न किया है। गलट क्या होता है? सॉरी। जैसे मान लिया टमाटर आ गया, तो आपने देखा होगा टमाटर ऑल द वे, रेट गिर गया, फार्मर डूब गया। तो आप उस रिस्क को यहाँ पर कम कर देते हो। दूसरा, तब उसने कहा सर 5-6 फसलें मेरे पास लगी हैं एट ए टाइम। अब जो खरीदने वाला आता है उसका फैमिली साइज 3 से 5 है। तो जब आया मेरे पास तो वो हफ्ते का 250, आधा किलो ये 250 ग्राम ये सारा खरीद के ले गया। मेरा वेस्टेज बची, मेरा ट्रेवल बचा, फ्यूल बचा और परमानेंट ग्राहक है, उसको सस्ता मिला। तो दिस गिव द ट्रू वैल्यू एक्चुअली। बट द थिंग इज, जैसे कि आपने खुद बोला कि मैं अभी भी खुद भी नहीं पूरा उस तरीके से नेचुरल खा पा रहा हूँ, तो वही मेन क्वेश्चन भी है आगे कि इसकी अवेलेबिलिटी आपको क्या लगता है कि कितने सालों में ये नॉर्मल शॉप्स में मिलना शुरू हो जाएगा? कि जैसे मैं खुद अगर अपना कोई वेजिटेबल लेने जाता हूँ तो मैं अभी नहीं देखता हूँ नॉर्मली कि नेचुरल है या क्या है। शक्ल अच्छी दिखती है, ढंग का दिखता है, लगता है कि हाँ इसको लिया जा सकता है, तो हम उठा के ले आते हैं। कितना इकोनॉमिक हो सकता है ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप उसको किस तरीके से ऐसे प्रेजेंट करोगे कि ठीक है आप खा तो रहे बाकी पेस्टिसाइड्स वाला खाना, और जिसके फिर आपको हेल्थ के कितनी सारी चीज़ें इश्यूज हो रहे हैं, ये वाला खाओ, इस वाले में इसकी चांसेस ना के बराबर हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, राइट? वो आपको मार्केट ही वैसा करना पड़ेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट करें और 10, 15, 20 रुपए एक्स्ट्रा देने की फिर उनको दिक्कत भी ना हो। ये प्लानिंग क्या है इसके लिए? पहली बात आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम देना चाहिए। हमने क्या शुरू किया था, आपने एक सुना होगा कि जो ओखली होती है ना, पुराने टाइम में, अब तो ओखलियां नहीं रही। देखिए सर, तो ओखली तो जमीन से ऊपर होनी चाहिए जो नाम से, पर वो जमीन के नीचे है, और गाड़ी जो ऊपर चलती है उसको गाड़ी का नाम दिया। गाड़ी मतलब गड़ी हुई। तो कबीरदास जी ने इसमें एक बार कहा था कि लोग उल्टा समझते हैं, उल्टा सुनते हैं। तो हमने जब ये स्कीम शुरू की तो सबसे पहले हम कॉशियस इसलिए हो कि किसान हमारा करने से पहले प्रमोटर ना बन जाए, ज्ञान देने वाला ना बन जाए। तो इसका एक बड़ा सिस्टमेटिक प्लानिंग था कि जैसे बड़े लेवल पे पॉलिटिकल एंटिटी लोग आए, भाषण करें, उस भाषण में 500-700 लोगों से आपको 25-30 सिलेक्ट करने हैं। फिर आपको पता है कहाँ के लोग आए, उस गांव में जाना, 1 तोल पकड़ने, 4 पकड़ने। फिर ट्रेनिंग का लेवल रख दिया हमने, नॉट मोर देन 25। अच्छा। फिर ट्रेनिंग के 2 दिन दे दिए। ठीक है। फिर हमने कहा 25 जब तुम्हारे पास बैठेंगे तो उसमें से 5-7 पकड़ लो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-7 पकड़ लो। 5 में से 2 का डेमोन्स्ट्रेशन डिसाइड कर लो कि तुम और उन्होंने लगातार इस पर डेमोन्स्ट्रेशन पे काम करना है, बिकॉज नीदर दिस इज कंप्लीट लर्निंग ऑफ द ऑफिशियल नॉर ऑफ द फार्मर। तो 2 मॉडल खड़े हो गए, जिस 2 मॉडल के पास काम करना उसके पास पड़ोस के लोग आएंगे, देखेंगे, झांकेंगे। तो वो बोले कि ये बाबूजी आते हैं, ये पता नहीं मेरे से क्या करवा रहे हैं, तुमने नहीं करना, ये मेरा बर्बाद करवा देंगे, ये कहाँ गौमूत्र गोबर की बात करते हैं, तूने नहीं करना,
अब मेरे पीछे लग गए, अब मैं एक अद्धा करके इसको काम को निपटाऊंगा। अच्छा, ये फार्मर को हमने ट्रेन किया। अच्छा, फार्मर को ऐसे ट्रेन किया हमने। उल्टा सुनते हैं लोग। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। तो धीरे धीरे जब डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस आई तो फार्मर को ये डर नहीं था कि मैंने इसको एडवर्टाइज कर दिया है एंड दिस इज गोइंग टू हार्म मी नेगेटिवली। बीच में कोई डिजीज आ गई, कोई इंसेक्ट आ गया, क्रॉप डैमेज कभी भी हो सकती थी। इट वाज नॉट श्योर ना कि आपका 100% सक्सेसफुल होना ही है। तो उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी और पड़ोसी को लगेगा कि हाँ ये तो बोलता था यार, क्या शुरू करवा दिया मेरे से। तो धीरे धीरे फिर जब अगर क्रॉप बेटर आई तो उन्होंने फिर झांकना, क्या क्रॉप अच्छी आई, उसने कहा यार पिछले साल मैंने फर्टिलाइजर डाला था तब का आ रहा होगा, मत करना तो अभी। और जब हार्वेस्ट अच्छा आया तो ऑटोमेटिकली पड़ोसी तो देख रहा है, हाँ यार अच्छा आ गया, यार आ गया, थोड़ा सा तू भी कर ले ट्राई, अगर तेरे को लगता है तो। ये वो वाली बात होगी ना, क्लास का वो वाला बच्चा जो भाई पढ़ के आया नहीं, मैं नहीं पढ़ के आया हूँ यार, आज तो फेल ही होंगे। तो कोई बात नहीं भाई, मैं भी नहीं पढ़ के आया, मैं भी नहीं पढ़ के आया। पेपर का रिजल्ट आता है तो वो वहाँ पे अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, क्या भाई तू तो पढ़ के नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ से हमने शुरू किया था इसका। ओके, ये थॉट थी। बट यहाँ से चलता चलता जब हम आज 2 लाख की बात कर रहे हैं तो अभी आपको याद होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी पांगी गए तो पांगी को प्राकृतिक खेती ब्लॉक डिक्लेयर करके आए। yes. और अभी हम आने वाले दिनों में हुरला पंचायत जो है स्पीति में, उसको नेचुरल फार्मिंग डिक्लेयर करवाएंगे। अच्छा, तो छोटे छोटे यूनिट से काम बढ़ रहा है। राइट। आज हिमाचल प्रदेश में 3615 पंचायत हैं, 3615 में मॉडल्स हैं। कितने किसान हैं हिमाचल प्रदेश में डेटा के अकॉर्डिंग? अभी 2 लाख टोटल कितने? टोटल जो डाटा के हिसाब से 9,61,000 है डेटा के हिसाब से। बट जो ज्योग्राफिकल आप इसको डेमोग्राफिकल अगर आप गांव का डिवीजन देखेंगे ना तो लगभग 22 से 28% किसान है जो जिसकी खेती पर लाइवलीहुड है और लगभग 25% ऐसा है जिसने खेती छोड़ी बहुत इसलिए संभाली है कि पूर्वजों की है, कुछ करता रहूं, बाकी शॉप करता है, नौकरी करता है, कुछ करता है। 25% तक गांव खाली है और लगभग 20-22% ऐसा किसान है जो लेबर पे डिपेंडेंट है। तो हमारा सारा फोकस जो है उस 22 से 28-30 वाले पे जाना चाहिए जिसकी लाइवलीहुड उस पे है, क्योंकि उसकी फैमिली फार्मिंग भी है, उसकी ज़रूरत भी है। वहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू करना पड़ेगा, उसके बच्चे को पहले टिकाना पड़ेगा। जैसा कि मेरा मेन सवाल था कि आपको क्या लगता है कितने साल लग जाएंगे नॉर्मल जब ये अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, सारे की सारी वेजिटेबल्स हैं जो नेचुरल फार्मिंग से ग्रो? देखिए हर चीज़ का एक ग्रोथ का एक टाइम है, बट जब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और सरकार का उसमें प्रायोरिटी मिल जाती है तो चीज़ें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जो कि आप कह रहे हो कि मिल रही है। तो इसलिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बना, उसका पैसा अब स्टेट गवर्नमेंट को आना शुरू हुआ, किसानों की ट्रेनिंग बड़े लेवल पे चलना शुरू हो गई, मास्टर ट्रेनर तैयार करने शुरू हो गए। जितनी भी रूरल डेवलपमेंट में ये काम करती थी लेडीज़, वो इसमें उनको ट्रेनिंग शुरू हो गया। तो बहुत जल्दी हम ये मान के चलें कि 10 साल में जब विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं उससे पहले हिमाचल प्राकृतिक खेती प्रदेश बनेगा। 2047 से पहले हम प्राकृतिक खेती प्रदेश बनेगा। आप नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के बोर्ड के मेंबर भी हैं, राइट? उसमें क्या रहता है? देखिए जो सारा मिशन फ्रेम हुआ, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस बननी थी, ये 5 बार कैबिनेट में गया। 2019 से लेकर, आपको याद होगा 2019 में जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी भी हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने डिक्लेयर किया था एक बार 19 के लोकसभा में। ये 6ठी बार है कि ये अप्रूव हुआ। अच्छा। अलग अलग देखिए फोर्सेस काम करती हैं। जब पहली बार किया तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक पेपर निकला, प्रधानमंत्री जी के पास गया, उसमें कहा गया कि भूख से मर जाएगा देश, इसको रोकिए। अच्छा, नेगेटिव इतना। 2023 में जब दूसरी बार गया तो एक पेपर और निकला, उस पेपर में दिया कि आंध्र प्रदेश का जो एवरेज कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर वो बढ़ रहा है। फिर हम नीति आयोग में बैठे 3 दिन, क्यों हुआ, 2 दिन के लिए कैसे हुआ, तो निकला कि जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो बड़े लेवल पे चल रही हैं। जैसे हमारा HP शिवा चल रहा है, आपका 40 हेक्टेयर का 30 हेक्टेयर का बड़ा फार्म लेंगे उस पर तो पूरा इनपुट के साथ उसका जो रिकमेंडेशंस हैं। नेचुरल फार्मिंग का तो आपका इस बीघे आधा भी गया है, अब यहाँ से कन्विंस होगा फिर वो 1 बीघे पे जाएगा। दूसरा किसान 2 साल अंडरस्टैंड करने में लेगा, बिकॉज इट्स नॉट ए फोर्स्ड मेथोडोलॉजी, ये ऑप्शनल है। फिर तीसरी बार अभी एक और 24 में एक और नबार्ड के साथ, नबार्ड ने एक पेपर पब्लिश किया, डाटा लेके उसमें भी द्वारा ही दे दिया कितना % क्या हो गया, कितना यील्ड कम हो गई, कितना क्या हो गया। तो ऐसा करते करते एक बड़ी मेहनत से डॉक्यूमेंट निकले हैं। अब गाइडलाइंस बनी है, गाइडलाइंस में रिसर्च के लिए पैसा कितना आएगा, रिसर्च कैसे होगी, क्या जो इंस्टीट्यूशन
बहुत बड़ी भारी अंग्रेजी लिख कर करते थे वो होगा, या एक एनजीओ जो अच्छा काम कर रही है वो भी अप्लाई कर सकती है। तो हमने उनको भी डाला। फिर कहा इंस्टीट्यूशन एनजीओ के साथ काम करेगा, प्रपोजल हिंदी में भी जा सकती हैं, लोकल लैंग्वेज में भी जा, ताकि एनजीओ वाला तो किसी को अदरवाइज हायर करेगा अपने साथ नहीं तो अपने हिसाब से वो बैठ के बनाएगा प्रपोजल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ट्रेनिंग कैसे होंगी, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट कौन से हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल सेंटर ऑन नेचुरल फार्मिंग बन गया है, तो कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स होंगी, किसको होंगी, ऐसा इसको ऑर्गेनाइज के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। सर्टिफिकेशन की कमेटी बनी है, मैं उसका सदस्य हूँ, भारत सरकार ने जो बनाई है। तो ये सितारा हमने नीति आयोग में प्रेजेंटेशन दे दी है इसकी बड़े लेवल पे डिस्कशन चल रही है। अगर जो भी सिस्टम बनेगा वो फार्मर फ्रेंडली बनेगा, चीपेस्ट बनेगा, और कोशिश तो हमारी है कि फार्मर को कुछ देना ही ना पड़े। नेचुरल फार्मिंग के साथ हिमाचल के यूथ को जुड़ना है तो वो क्या स्टेप्स हैं आप जो बताना चाहेंगे उनको जुड़ने के लिए? अंडरस्टैंड करें नेचुरल ये फार्मिंग क्या है, कैसे करती है, ये क्या है, हाउ इट वर्क्स, और हाउ इट कैन बी ए स्मार्ट फार्मिंग। वो कहाँ पे जाके अंडरस्टैंड करें? इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करें, मेरे इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करें। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना जो प्रदेश सरकार की है, उसका ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में है, वहाँ से कनेक्ट करें। अपने नियर बाई अपने अपने ब्लॉक में कृषि विभाग में बीटीएम और एटीएम ये 2 युवा अधिकारी बैठते हैं, ठीक है, इनसे बात करें। और मैं कोशिश करूंगा कि जिन किसानों के नाम मैंने आपके सामने रखे, इनके आपको मैं टेलीफोन नंबर दे दूं ताकि उनसे वो डायरेक्टली कनेक्ट करें। हमने मैं यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐसा जैसा आपको लगेगा। जी जी। जब कोई नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट करता है तो उसको कौन कौन से मेजर चैलेंजेस आते हैं? सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है हमारा लर्निंग। हमारा जो केमिकल बेस्ड सिस्टम है वो प्रबंधन का नहीं है, मैनेजमेंट का नहीं है, कंट्रोल का है। प्रबंधन है उसमें, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, बट वो हमने ना कभी देखा था ना सुना था, पढ़ा था, इंटीग्रेशन था ही नहीं। तो उसी बेस पे जहाँ किसान काम करना शुरू करता है ना, कि जैसे पेस्ट आ गया फिर स्प्रे किया। अब आपके जितने भी डिकॉक्शंस हैं, घोल हैं, वो रिपेलेंट्स हैं, एंटीफिडेंट्स हैं, वो कीड़े को आने से रोकेंगे, उसको खाने नहीं देंगे, बट दे विल नॉट किल देम। तो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस हमें उनको प्रोफाइलेक्टिक जाना पड़ेगा कि लास्ट ईयर मुझे पता है कि प्रीमेच्योर लीफ फॉल आ गया तो मुझे मई से छिड़काव बीमारी से पहले शुरू करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, जितने भी इसके पिलर्स हैं वो सिनर्जिस्टिक है, एक दूसरे को मदद करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, मल्टीपल क्रॉपिंग में एक दाल जरूरी है। अब एक चीज़ छूट गई तो आपको जो नाइट्रोजन की सप्लाई क्रॉप को चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग जब हमने कर ली तो क्या किया, जो कीड़ा था आएगा, वो कीड़ा ने नेचुरल बैरियर क्रिएट किया। एक क्रॉप का कीड़ा जो है वो दूसरी क्रॉप का कीड़ा नहीं है, नेचुरल बैरियर बना। तो नेचुरल बैरियर नहीं बनेंगे तो कीड़ा और बढ़ जाएगा। फिर इसमें एक वापसा लाइन निकालते हैं हम, 3, 3.5, 4 फीट के बाद चैनल्स निकालनी है। उसका मतलब है कि जब एयर का इनफ्लो अंदर जाए रूट्स में और रूट्स का एयर बाहर आए, तो जब एयर जाएगी तो आपका डिजीज नहीं आएगी। तो वो साथ नहीं करेंगे तो वो फैक्टर आपका कमजोर रह जाएगा। फिर दशपर्णी अर्क बनेगा, जैसे 40 दिन लेगा, अब उस दिन लगेंगे बनाने तो फिर फायदा नहीं है। दाल कब लगानी है, ताकि एक्चुअल स्टेज में जहाँ यूरिया चाहिए उसको नाइट्रोजन चाहिए, उस स्टेज तक वो दाल के रूट्स स्प्रेड होगी कि नहीं होगी। फिर आपका नॉर्मल स्पेसिंग है, हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन कितना लगाना, प्लांट टू प्लांट कितना लगाना। अब जब आप नेचुरल फार्मिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ कर रहे हैं तो आपको अपने आप स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो सब टूल्स को साथ अप्लाई करना पड़ेगा। नॉलेज इंटेंसिव। फिर नेक्स्ट ईयर वो अपनी नॉलेज के साथ आएगा कि सर मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया। आपने डिकॉक्शन में कहा कि 10 पत्तों को मिलाइए, 10 किस्म के पौधों को। 4 साल बाद आपके पास आएगा कि नहीं मैं 2 का मिला रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तो दिस इज नॉलेज इंटेंसिव। सो लर्निंग कंटिन्यू, इसलिए टाइम देना पड़ेगा खेत पे। आपकी यूनिवर्सिटी क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है नेचुरल फार्मिंग को लेकर? हमारी यूनिवर्सिटी एक नेशनल सेंटर ऑन नेचुरल फार्मिंग बना है। आज 1 हेक्टेयर का मॉडल हमारे पास, मल्टीपल मॉडल, इसमें फॉडर भी, फ्रूट ऑफ डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, ट्यूबर्स, ये काम कर रहा है। ठीक है। हमने टेक को कैसे इन्वॉल्व करना है इसमें, टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसे नेचुरल फार्मिंग हो सकता है, वो मॉडल जीवामृत को कैसे एक आदमी 1 हेक्टेयर को हैंडल कर सकता है। व्हाट इज जीवामृत? ये छोटे छोटे डिकॉक्शंस हैं। अच्छा। मुझे इसको एक्सप्लेन करने का आपको टाइम है कि नहीं है? जी। एक ऐसा मिक्सचर बनाया जिसको सॉइल की रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन किया। अच्छा। इसमें क्या किया कि जो भारत की नस्लों की गाय है, देसी गाय, ये मानना है कि उसके गोबर में जो पॉजिटिव जीवाणु हैं वो हजारों गुना ज्यादा है क्रॉस ब्रेड से। आप गोबर से पहचान जाएंगे क्रॉस ब्रेड है या देसी है। देसी गाय के गोबर में रिंग्स बने होंगे। अच्छा। तो हमने क्या किया कि गोबर ले लिया, मान लिया आपने 1 बीघा के लिए बनाना है तो 2 किलो गोबर ले लिया। ठीक है। तो गोबर का मतलब, अब वेयर इज द साइंस,
तो आपने मीन्स कंसोर्शियम ऑफ जीवाणु ले लिया ठीक है। इन नंबर्स, फिर उसमें 2 लीटर गौमूत्र डाल दिया। अच्छा। यूरिन इज द अट्रैक्टेंट फॉर ऑल माइक्रोब्स, ऑल बैक्टीरिया। तो इसका मतलब आपने फेवरेबल कंडीशंस बना दी उसके कंडीशन अंदर। बना दी। अब आपने क्या किया, उसमें 200 ग्राम शक्कर डाल दी। अच्छा। अब शक्कर की जगह आप एनी स्वीटनिंग मटेरियल डाल दो, किसी पुराने फल का, कोई सड़ा हुआ फल है उसका मिठास के लिए। उस मिठास से क्या होगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट होगी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब स्टार्ट होगा। हाँ। 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, 64 से फिर ये ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा। अब आपने उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले आपने कंसोर्शियम ले लिया, फिर उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब आपने बढ़ाना शुरू किया तो उसको भूख लगेगी, खाना मांगेगा, तो आपने 200 ग्राम किसी भी दाल का आटा डाल दिया। अच्छा, दाल उस सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। ओह। 2 चीजें समझ। तीसरा क्या किया कि उसी खेत के आसपास के पौधे के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी मुट्ठी से उठाई और डाल दी। अब उस जमीन में जो माइक्रोब है, जीवाणु है, वो सैकड़ों सालों से है। उसने हाईएस्ट लेवल ऑफ टेम्परेचर भी देख लिया, लोएस्ट भी देख लिया, वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन भी देख ली। तो आपने लोकल जीवाणु की डाइवर्सिटी को ऐड कर दिया, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि लोकल प्लस जो गाय से आया वो आपस में हार्मोनी से काम करना शुरू कर। दे शुड नॉट एक्ट इन एंटागोनिज्म टू ईच अदर, नहीं तो लड़ेंगे आपस में। और उसके बाद फिर उसमें 200 लीटर पानी डाल दिया। अब आपने उसको घोलना शुरू किया, सुबह शाम 2 टाइम क्लॉकवाइज। Is there a specific reason for clockwise? जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है दैट फ्लोज इन दैट डायरेक्शन। आपकी घड़ी किस दिशा में चलती है, आपकी चक्की किस दिशा में चलती है, तो ये जो एनर्जी है इस दिशा में फ्लो करती है। तो सुबह शाम 2-2, 3-3 मिनट के लिए इसको घोलना। घोलने से क्या होगा, जब वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, फर्मेंटेशन हो रही है, तो जो कुछ हार्मफुल गैसेज होंगी वो बाहर निकलेंगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। और उसको जो ढकना, वो किसी गन्नी बैग से ढकना, छाया के नीचे रखना। 4 दिन के बाद ये जीवामृत तैयार हो। जीवामृत। अब आपने क्या किया, अब जैसे गोबर डालते थे हम, या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं 10 टन पर एकड़ गोबर डालो। 10,000 किलो कहाँ से लाएंगे, कितना पशु है, पशु रह जाएंगे गोबर ही करते हुए। तो आपने उसका कंसोर्शियम बना लिया। ओके। वो जमीन में जब ऐड किया तो फेवरेबल जीवाणु को जगह मिल गई, उसको वो इकोसिस्टम मिल गया। आपने उसको सेपरेट कर दिया। फिर एक इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और है आच्छादन, मल्चिंग। अंग्रेजी में मल्चिंग बोलेंगे। तो मल्चिंग में बहुत सारे तरीके हैं, आपने यहाँ आसपास भी देखेंगे आप, पॉलीथीन शीट से किया है। बट हमारा मानना है कि पॉलीथीन शीट से जब करोगे तो वेट हीट क्रिएट होगी, अंदर नमी है, तो वेट हीट दैट किल्स बैक्टीरिया। आपने देखा ना कि रोटी बनाते हैं, चपाती का जब फटती है तो वो हीट ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, या तवे से हाथ लग जाए वो पेनिट्रेटिंग है। तो आच्छादन करना किसी भी ड्राई ग्रास का, क्रॉप बेस्ड, तो ज़मीन को ढकना। जब ज़मीन को ढक देंगे तो ज़मीन का जो वाष्पीकरण है, पानी तो हमारे पास ऐसे नहीं है, वो रुकेगा। जो ड्राई मल्च है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को खींचती है, ज़मीन में ऐड करती है। केंचुआ और उनको लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, नाइट डे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और एंड में ऑर्गेनिक कार्बन के ज़मीन में जाएगा। ऐसे नेचुरल फार्मिंग काम करती है। ऐसे नेचुरल फार्मिंग काम करती है। तो ये इसके पीछे साइंस भी मैंने बताई। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? इसके ऑब्जेक्टिव एक जैसे हैं, जमीन को बचाना, पानी को बचाना, जी। बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना। बट हमने जो इसको डिफरेंशिएट किया, इन सिटू इनपुट एंड एक्स सिटू इनपुट। एक्स सिटू इनपुट मीन्स उस जगह से बाहर से लाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। हाँ, जब पैसा देना पड़ेगा तो आप रेट भी ज्यादा मांगेंगे जो नहीं मिलता। जब आपने जमीन पे ही बनाया तो आपने खर्चे कम कर दिए जीवामृत के थ्रू। जीवामृत और भी डिकॉक्शन ऐसी बनती है, कुछ पत्तों की बनेगी, कुछ जैसे कीटों को रोकने के लिए। आपका खट्टी लस्सी इसमें काम करती है। 3% खट्टी लस्सी एक्ट्स एज ए फंजीसाइड। 3%। ओके। बड़ा छोटी सी चीज, घर में आम अवेलेबल है, ठीक है। इसमें खर्चा नहीं बढ़ रहा उसका, पहली चीज। दूसरा, उसको सारे रिसोर्सेज अपने खेत पे क्रिएट करने हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज आई कि आपने जो जीवाणु, आपने जीवामृत में सुना ना कि एक मुट्ठी लोकल मिट्टी की हमने डाल दी। ठीक है। इसका मतलब लोकल जीवाणु को मल्टीप्लाई किया। आपको सीजन आफ्टर सीजन ऐड नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी इनपुट आपकी बायो इनपुट बाहर से आ रही है तो वो क्यों टिकेगा? बिकॉज़ दैट इकोसिस्टम एनवायरनमेंट राइजोस्फीयर इज टोटली डिफरेंट। नेचुरल फार्मिंग में आप वहीं से मिट्टी उठा रहे हो, खेत उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनेबल करना। अच्छा, ओके। और उसी को उसमें अपने मिक्सचर में जीवामृत में डाल दे रहे हो, जिससे फिर वो उन कंडीशंस के लिए जो है ऑलरेडी सोलन के आसपास की मिट्टी की जो जीवाणु है वो इस एटमॉस्फेयर में हजारों सालों से रह रहा है। राइट।
यहाँ पे मैं अगर बिलासपुर की डाल दूंगा तो बिल्कुल ही कम्प्लीटली अलग है। और जब इंडस्ट्री से आएगा तो कहाँ के एरिया का है, राइट, वो फिर तो फार्मर को ईयर आफ्टर ईयर खरीदना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं कि उसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं और सीजन आफ्टर सीजन आपको वो जो एप्लीकेशन देंगे आप वो घट जाएंगी। आप कह रहे हो कि जब वो सारी फेवरेबल कंडीशंस आपने वहीं पे बना दी, खेत में बना दी, तो नेचुरल फार्मिंग में आपने कॉस्ट कटिंग कर ली। कॉस्ट कटिंग कर और क्या फायदे हैं? कॉस्ट कटिंग कर दी और लोकल एनवायरनमेंट को एनेबल किया, जो कि मेन पर्पस है, सॉइल की जो फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन हायर प्राइस की है वो नहीं रहेगी। राइट, कंफ्यूजन तो सारा प्राइसिंग का है, लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी ने पहले मेन कैंपस पे 1 हेक्टेयर का एक बहुत बड़ा मॉडल तैयार कर दिया जी। और इस मॉडल को साइंटिफिक डाटा पूरा हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ 6 रिसर्च स्टेशन पर कृषि विज्ञान केंद्रों पे, खंडाघाट, रोडू, रिकांगपियो, नॉट रिकांगपियो, हमारा ताबो, बुजौरा और जाच, इन जगहों पर नेचुरल फार्मिंग के मॉडल खड़े कर दिए ड्राई लैंड पर। ओके। और आज हमारे ये स्टेशन मेन अट्रैक्शन सेंटर बने हैं बिकॉज जो प्रीचिंग और प्रैक्टिस है वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट गैप की जो हम बोल रहे हैं ये है। नेचुरल फार्मिंग को समझने के लिए कहाँ कहाँ जाएं लोग? एक तो आपने बताया कि वहाँ पे संपर्क करें, प्रैक्टिकली देखना हो किसी ने, तो क्या सबके लिए इजी है जाना? बहुत आसान है। मुझे अगर नॉन यूनिवर्सिटी जाना है अगर किसी को भी, हाँ। तो कोई भी आज आके देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑलवेज हमारा तो काम ही है ना। क्या करना पड़ेगा? अब बस आप कभी भी मैसेज डाल दो या वहाँ पहुँच जाओ। डायरेक्टर एक्सटेंशन बैठे हैं, ये तो मैं फॉर्मल वे बता रहा हूँ, डायरेक्टर एक्सटेंशन है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। पर नॉनी में किसी भी ऑफिस में चले जाइए कि हमें कंसर्न डिपार्टमेंट बताइए, जो ये बताएगा। एक चीज़, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं, रीजनल रिसर्च स्टेशन हमारे पास हैं, और सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास के किसी भी किसान से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो साइंटिस्ट और किसान की डिस्कशन है उससे ज़्यादा प्रमोट करती है किसान से किसान की डिस्कशन। ठीक है, मैं फिर से एक बार यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जिन जिन फार्मर्स का नाम मैंने किया है, अगर वो परमिशन देंगे तो उनका नंबर भी मैं डाल दूंगा। अगर आपको कनेक्ट करना हो तो उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए आप। ठीक है, ओके। तो ये यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया। हमने ट्रेनिंग लगभग 633 कृषि विज्ञान केंद्र देश भर में हैं। हमने 118 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को ट्रेन कर लिया है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के वैज्ञानिक हमारे पास ट्रेनिंग में आते हैं। हमारे वैज्ञानिक बाहर ट्रेनिंग देने जाते हैं। तो अभी लगभग 18-20 साइंटिस्ट की एक अच्छी टीम यहाँ बनी है, और उसी का परिणाम है कि अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हम लोग एक पार्टनर बने हैं यूरोपियन यूनियन का। ओके, उसमें क्या है? इसमें 11 देश हैं। 11 देशों में प्राकृतिक खेती में जो पेस्ट मैनेजमेंट है, ओके, इस पेस्ट मैनेजमेंट पे हमारी अलग अलग की इनोवेशंस क्या हैं। उन्होंने कल्पना की है SAS, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल, यानी एक मॉडल आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने क्या किया कि एक एक एरिया को आइडेंटिफाई किया है। उसमें आपका ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन रेशो कितनी है, उसमें आपका बायोडाइवर्सिटी कितनी डिफरेंस आ रहा है, उसमें नेचुरल एनिमी का कितना डिफरेंस आ रहा है, उसमें फार्मर की परसेप्शन कितनी बदल रही है, उसमें उसकी इकोनॉमिक्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये डाटा जनरेट कर रहे हैं। अच्छा। और हम फिर 11 देश आपस में शेयर करते हैं। अभी आने वाले दिनों में, अभी लगभग 2 हफ्ते के बाद रोमानिया में इसकी फिर एनुअल मीटिंग है, तो वहाँ टीम जा रही है। नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड किसी डिस्कशन में कभी प्राइम मिनिस्टर से मिलना हुआ? सीधा मिलना नहीं हुआ, परंतु 2022 में जो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस नेचुरल फार्मिंग पे की थी गुजरात में, अच्छा, तो गुजरात में मंच पर मुझे भी बिठाया गया था, और आचार्य देवव्रत जी जब अपना भाषण कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बहुत से ऐसे उसमें लगभग 6.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया था पूरे देश से। तो मुझे मंच से खड़ा किया गया था, और हिमाचल का जो काम हुआ था वो आचार्य जी ने वो सारा कहा था, और कहा था कि ये अधिकारी राकेश कंवर और राजेश्वर चंदेल, इन्होंने इस काम को इस स्तर तक ले गए। अच्छा। तो प्रधानमंत्री के सामने ऐसे हमें एप्रिसिएशन मिली थी इस काम को लेकर। जी। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले कि अरब कंट्रीज जो हैं इंडियन काऊ का जो डंग है उसको इंपोर्ट कर रही हैं, और बहुत बड़े अमाउंट पे जो है वो इंपोर्ट कर रही हैं। इसकी क्या मायने हैं? देखो, सबसे पहला मायना तो अब समझना पड़ेगा, जो यूथ की आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, प्रदेश सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया है जी। तो यूथ को ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नहीं है, इसके मल्टीपल एवेन्यूज कितने आ रहे हैं। अब जो दूसरी बात हमने की कि जो इंडियन ब्रीड की काऊ है उसका जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट है मंगस्ट ऑल, 300 से 400 करोड़ माइक्रोब्स पर ग्राम। अच्छा। और 70 से 78 लाख हैं क्रॉस ब्रेड में। अभी हम इमटेक चंडीगढ़ के साथ इस काम को भी कर रहे हैं। अच्छा। तो जो मल्टीपल जो वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स
एंड वॉल्यूम ऑफ माइक्रोब्स इंडियन काऊ में है, गोबर में, वो किसी में नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये एक अलग रास्ता खुल गया। 384 करोड़ के आसपास जो गया है, तो ये बढ़ रहा है। हाँ, 385 करोड़ के आसपास जो है पिछले साल जो है एक्सपोर्ट हुआ है काऊ डंग और उससे रिलेटेड मटेरियल। आप ये मान के चलिए कि अपॉर्चुनिटी आज A1 और A2 काऊ की मिल्क के भी डिस्कशन शुरू हो गया है कि A2 में प्रोटीन कौन सा, A1 में कौन सा प्रोटीन है, इसलिए हमें A2 लेना चाहिए। नंबर, आपको ब्रांड बनाना है, आपको अपना USP बनाना है। जैसे मैंने राणा जी का नाम लिया, तो और राणा का एक USP बना लिया उसने, अगर आपके पास ड्रैगन है तो विद राणा, ड्रैगन फ्रूट जो उगा रहे हैं यहाँ पे, आपका डेयरी आ गई विद ओनली इंडियन ब्रीड, तो आपका अपना USP बन गया। आपका अपना प्रोडक्ट आ गया। अभी एक कुछ किसानों ने, मैं एक और अजय रतन एक किसान है बिलासपुर से जी, अजय रतन ने लगभग 100+ फार्मर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वो इंजीनियर था सीमेंट फैक्ट्री में। अच्छा, ही लेफ्ट दैट जॉब। अजय रतन हफ्ते बाद फोन मैसेज कर देता है, ये क्रॉप अवेलेबल है। हफ्ते में आते हैं लोग, हफ्ते का ले जाते हैं, और छोटे किसान का प्रोडक्ट हफ्ते के बाद निकलता है। अब इसके बीच में आपने वैल्यू एडिशन क्या करनी, हम ये प्लान कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का काम किया जा सकता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने ये काम किया जा सकता है। सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना, 4 गायों के साथ A2 के साथ मिलकर स्टार्ट करना। आपके ध्यान में कितना आया होगा कि जोड़ों की दर्द के लिए बकरी का दूध रिकमेंड किया जा रहा है। यस, आए थे बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे थे हमने। तो यूथ को देखना पड़ेगा, ये काम करेगा कौन। कंप्यूटर पे हम काम करें, हम स्पेस पे काम करें, हम टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज के साथ काम करें, लेबोरेटरीज में करें, खाना तो खाना पड़ेगा। और 155-58 करोड़ तक हम जाएंगे, तो लेट्स चूज द वे विच इज मोस्ट डिमांडिंग। आने वाला टाइम ही उस यूथ का जो खेती में कर रहा है। अभी जॉर्जिया में हमारी यूनिवर्सिटी ने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। ये यंग जेंटलमैन, उसको 1200 हेक्टेयर पे वो आलमंड और हेजलनट कर रहा है। तो ही सेड कि सर आई डिड ए लॉट ऑन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, आई एम फेलिंग। तो दे सर्च दैट कंपनी सर्च अस थ्रू सोशल मीडिया एंड ही अप्रोच। अभी मैं जॉर्जिया जाके आया, अभी हमारे एक साइंटिस्ट जाके आए, हमारे स्टूडेंट अब जाने वाले हैं। तो दिस इज द डिमांड ऑफ द फ्यूचर। हम तो होप करते हैं कि जल्दी से ज़्यादा ये जो पूरा सिस्टम है ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, ताकि ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाए लोग मार्केट में और लोग खरीद सकें। तभी जाके एक्चुअल इसका पर्पस भी। जो खरीदने की बात भी आपने की, फूड जब तक अफोर्डेबल नहीं होगा तो आम आदमी नहीं खरीदेगा। ये भी है। हमने ऑर्गेनिक फूड को सिर्फ इलीट का फूड बनाया, जो सिटी में मिलेगा, बड़े मॉल्स पे मिलेगा एंड विद वेरी हाई प्राइस। इस फूड को हमें अफोर्डेबल बनाना है, हमें आम गाँव को इससे सप्लीमेंट करना है, इस फूड से। डाइवर्स फूड, न्यूट्रिशियस फूड, जो वन हेल्थ का इशू आया ना। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कंसेप्ट दिया है वन हेल्थ का। वन हेल्थ क्या है? वन हेल्थ मीन इट इज नॉट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। आपका सॉइल, आपका एनिमल, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। तो नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो ये एजेंडाज हैं, उनको जस्टिफाई करते हुए सॉइल को हेल्दी रख रही है, ईयर एंड आफ्टर ईयर उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन कर रही है, उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ा रही है। पानी साफ होगा, जब पानी साफ, जमीन साफ, तो घास और जो फॉडर आएगा वो साफ होगा, तो एनिमल साफ, एनिमल हेल्दी, और ह्यूमन बीइंग तो हेल्दी होगा ही होगा। तो विकसित भारत के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, कहाँ कहाँ हमने काम करना है, मेरा मानना ये है कि जो मैं आज अपने यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ कि इफ़ यू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड योर फैमिली हेल्दी, तो विकसित भारत के लिए सबसे बड़ा रोड मैप तो यहाँ से शुरू होगा। और प्राकृतिक खेती इज ओनली एंड ओनली सोल्यूशन। सो दिस इज नॉट ए अल्टरनेटिव, दिस इज ए पैराडाइम शिफ्ट। ओके, ये पूरी कल्पना ही अलग है। तो नेचुरल फार्मिंग जो है विकसित भारत 2027 के लिए मेन पिलर है। ओके, वन हेल्थ। वन हेल्थ, वेरी नाइस। मतलब इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू वन हेल्थ। वन हेल्थ, सभी हेल्दी होंगे तभी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन आएगी, क्वालिटी वर्क आएगा। नहीं तो हॉस्पिटलों में ही अगर जाके अपने बिल्स पे कर रहे हैं तो फिर तो कैसे हो पाएगा। राजेश्वर सर, थैंक यू सो मच, आप आज यहाँ आए, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। अपने व्यूअर्स को भी यहाँ से कहना चाहूँगा मैं कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं, आप में पहली बार तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, तभी आप इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। अगर आप पहुँच ही गए हो तो आपके मन में कुछ सवाल हैं नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड, अगर आप जुड़ना चाहते हैं नेचुरल फार्मिंग के साथ पर पता नहीं है कि कैसे जुड़े, एक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ उन फार्मर्स के नंबर और नाम जो सर ने मेंशन करे हैं। मेरा नाम भी साथ में
डाल सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, इनका ऑफिसर का ऑफिशियल नंबर मैं आपको वहाँ पे डाल दूंगा। प्राइवेट नंबर। अच्छा, प्राइवेट नंबर हाँ, ओपन। बिल्कुल। ओह, मेरा ये मिशन है, मैं किस जॉब में कब तक हूँ वो एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा, इसके बाद भी ये मिशन है, हमारा लाइफ मिशन है। क्या बात है। तो मैं इनका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा उस पर, थोड़ा समय देख के कॉल कर ले कहीं के बच्चे को कोई कर इशू रहे नहीं, किसान के लिए कोई इशू नहीं। चलिए, बहुत किसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो यूथ हमारा है। आपको अगर कनेक्ट करना है, बढ़िया, आपके पास मीडियम मिल चुका है। आपके मन में कुछ और वो हो कि टॉपिक की, इस टॉपिक के बारे में बात की जाए, दोबारा चर्चा की जाए, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा। रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाएगी हम एक और पॉडकास्ट लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद उपदेश। मैंने आपका चेहरा देखा था और चेहरा हिमाचली पॉडकास्ट के साथ एक सिनोनिम बना था, एक ब्रांड बना है, पर आज आपने मुझे बुलाया और एक प्राकृतिक खेती को आपने खोला, इसको ओपन किया यूथ के सामने। आपका शुक्रिया, और मुझे लगता है कि यूथ सर्टेनली इस पे सोचेगा। इट्स एन ऑनर सर, थैंक यू सो मच। The Himachali Podcast.